मई की एक चमकती सुबह थी। गर्मी में तो दिन का आगाज भी हबज़दा होता था। सूरज सर पे जल्द आन पहुंचता था अपनी गर्माहटें लेके। यह शहर की एक गली का मंजर। इस बाजार की गलियां खुली खुली थी। दुकानें खुल चुकी थीं, हर कोई अपने काम में मसरूफ था। चंद एक दुकानों पे एक दो ग्राहक थे, क्योंकि अभी सुबह के 10 से ज़्यादा का टाइम ना था। यह मंजर पाकिस्तान के शुमाली पंजाब में 240 किलोमीटर के रकबे में फैला एक शहर गुजरांवाला, पहलवानों का शहर। इस शहर को गुज्जरों ने आबाद किया था। इस वजह से इसको गुजरांवाला के नाम से जाना जाता है। ये इब्तदा में एक छोटा सा गांव था। फिर जब महाराजा रंजीत सिंह की आमद हुई और उनकी काविशों से ये शहर तरक्की की मनाजिल तय करने लग गया था और उसकी रौनक भी बढ़ती गई थी। और आज ये पाकिस्तान का 5वां बड़ा सनती शहर है। इसको पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। खानों की बात हो तो गुजरांवाला का नाम सरे फहरिस्त होता है। तभी गली में सब्जी वाले की आवाज़ गूंजी थी, जो अपनी सब्जियों की फहरिस्त और बाबुलंद आवाज़ बता रहा था। उसकी आवाज़ घरों में काम करती औरतों तक बआसानी पहुंच चुकी थी। इस सब्जी वाले की आवाज़ किसी और को पहुंचती या ना, मगर राजपूत हाउस के वसी सहन में बैठी अम्मा गफूरा के कानों में बआसानी पहुंच चुकी थी। आ गया है मुआ, सवेरे सवेरे। आवाज़ इतनी ऊंची है मुए की कि कब्रों से मुर्दे उठाएं, तस्बीह करते अम्मा गफूरा ने कहा था। ये रोज़मर्रा का मामूल था। अम्मा आप भी ना, अब भला उसका काम ही ये है, ऐसा ना करे तो उसका सामान कैसे बिकेगा। झाड़ू लगाती काम वाली परवीन ने हमेशा की तरह टोका था। बीबी चुपचाप अपना काम करो, तुम भी एवं हर काम में टांग ना अड़ाया करो। आई बड़ी मशवरे देने वाली अम्मा गफूरा ने उसको बिझाड़ा। बाजी सलमा, आपकी बुढ़िया तो तौबा तोहफा, किसी का लिहाज नहीं है। इस उम्र में इतनी तोप है तो जवानी में क्या हाल होगा उनका। परवीन अब झाड़ू छोड़ किचन में चली गई थी, जहां अम्मा गफूरा की बड़ी बहू सलमा किचन समेट रही थी। आहिस्ता बोलो परवीन, अगर अम्मा ही ने सुन लिया ना तो अपनी लाठी में तुम्हारी गर्दन फंसा के अभी घर के बाहर छोड़ आएंगी, सलमा बेगम ने कहा था, क्योंकि वो अपनी सास के मजाज से वाकिफ थी, जो दिल की अजहद अच्छी थी मगर ज़बान में ज़रा कम मिठास थी। कुछ उम्र का तकाजा था, जल्द घबरा जाती थी। तोबा तोबा, अपनी बुजुर्ग को तो आप बॉर्डर पे रखवा दें, उनकी इतनी दहशत से वैसे ही आधे दुश्मनों का खात्मा हो जाना है। क्या गर्ज है उनमें, परवीन ने बर्तन धोते हुए मशवरा दिया। परवीन, सलमा बेगम की आवाज़ में तनबीह थी। इससे पहले कि परवीन और नादिर मशवरों से नवाज थी, बाहर से कलसूम और अम्मा गफूरा की आवाज़ें आई थीं। अरे किधर सवेरे सवेरे मुंह उठाया हुआ है, अम्मा ने ऊपर वाले पोर्शन से उतरती अपनी मंझली बहू को टोका था। एक तो हर वक्त सहन में पहरा लगा के बैठी होती हैं, कलसूम बड़बड़ाई। जाना कहाँ है, मैं बारले मुल्क सब्जी लेने जा रही हूँ। बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ें आ रही हैं। कलसूम ने अपनी सास को कहा था, जो हर आने जाने वाले पे नज़र रखती थी, किसी जानबाज सिपाही की तरह। हाँ हाँ ठीक है, जाओ आंखें खोल के सब्जी लाना। ध्यान संगतों की बातों में होता है और वो मुआ बेईमानी करके गली सरी सब्जियां डाल जाता है। कलसूम को सर तपाऊं घूरते हुए सास ने फरमान दिया था। अच्छा, और कुछ? आखिरी दो अल्फाज मुंह में अदा किए थे और बाहर चल दी थी। लूटते हैं लोगों को आजकल, गरीब की तो कोई जिंदगी ही नहीं। जो एक धारी के 200 कमाता है, वो गरीब सब्जी ले, दूध ले, फ्रूट खाए या दूसरे खर्चे निकाले। गजब खुदा का, क्या ज़माना आ गया है। तौबा इस्तगफार के बाद फिर से तस्बीह के दाने पड़ने शुरू किए थे। पीनू, कल के टींडे पड़े हैं, ले जाना। साथ ही पीनू के लिए दिल में नरम गोशा भी जाग गया था, तो बाहर से ही आवाज़ लगाई, ना अम्मा ना, मेरे बच्चे टींडे नहीं खाते। परवीन ने भी हाँक लगाई। ए लो, तो क्या पिज्ज़ा मंगवा दूँ? क्या ज़माना आ गया है, रिज़्क़ की नाशुक्री करते हो तुम लोग, इसलिए महंगाई ने कमर तोड़ दी है। फिर से जलाली मूड ऑन हो गया था। सलमा हंसती गई थी उनकी बातों पे, ये उनके का रोज़ का मामूल था। इस वक्त कमरे में खामोशी थी। स्टडी टेबल पर रखे लैपटॉप के स्क्रीन से रोशनी निकल के सामने बैठे कामनी वजूद के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके चेहरे में बाल बिखरे हुए थे, आंखों पे लगा चश्मा
गंदमी रंगत, रोशन और ताबनाक आंखें, और वो मगन से तेजी से उंगलियां चलाती, अल्फाज का जादू जगाते हुए बड़की लहरों की मदद से उस पार बैठे बहुत से लोगों को उम्मीद और उमंग की ताकत से रोशनास करवा रही थीं। खिड़की का पर्दा हवा से सिरकता था तो रोशनी की बारीक सी लकीर भी कमरे में दाखिल होती थी। साथ के परिंदों की चहचहाहट माहौल की खामोश में इर्ताश पैदा कर रही थी। तभी दरवाज़ा धर की आवाज़ से खुला था और एक तूफान अंदर आया था। मुझे पहले ही पता था मोहतरमा अपने हुजरे में होंगी। जुरेस कहता अदब से टेबल के सामने बड़े सोफे पे बैठा था। तुम किधर सुबह सवेरे? माहम उसको देख के हैरान हुई थी। क्यों, मेरे यहाँ आने पे पाबंदी लगी हुई है कोई? जुरेज ने उसकी चश्मे से उसको घूरती नज़रों को इग्नोर करके पूछा था। रात तक तो ऐसी कोई इत्तला नहीं थी मुझे, हालांकि तुम आधी रात तक मेरा दिमाग खाते रहे थे। माँ हमने उसको घूरते हुए चश्मा आंखों से उतार के नीचे रखा था। मैं नेक्स्ट क्या करने वाला होता हूँ उसका मुझे खुद नहीं पता होता, डियर ब्यूटी, जुरेज ने लापरवाही से कहा था। तुमने ये चूना मुझे मत लगाया करो, मैं बड़ी हूँ तुमसे, कोई शर्मो हया है या नहीं? माहम ने उसके मजबूत कुसरती बाजू पे एक जोर से लगाई थी। जुरेज उस वक्त ब्लैक हाफ सिल्वर टी शर्ट और ब्लैक ही पैंट में नफासत से बने बालों समेत उसके सामने बैठा था, मगर चेहरे से सफ़र की थकन और रात की बेदारी का अंदाज़ा हो रहा था। खुदा का खौफ करो, मैं चूना नहीं लगा रहा, वो तो सस्ता होता है। मैं तो अपनी माही को पेंट लगा रहा हूँ, वो भी महंगा वाला। जुरेज उसकी गंदमी रंग वाले चेहरे को देखते हुए बोला था। जुरेज, माहम ने उसके नफासत से बने बालों को मुट्ठी में लिया था। उफ, जालिम, छोड़ो बाल, यार बच्चे की जान लोगी क्या आप? जुरेज ने दुहाई दी थी। ऐसे काम करते ही क्यों हो फिर? उठो, जाके आराम करो, थकन साफ जाहिर हो रही है तुम्हारे चेहरे से। माहम ने उसको कहते हुए उठाया था। यार पहले बात तो सुन लो, जिसके लिए इतनी दूर से आया हूँ। जुरेज ने मुंह बनाया था। ओह, मजनू के जानशीन, चुप करो, तुम्हारे दिमाग में जो खुराफात चल रही हैं मैं सब जानती हूँ। फ्रेश होकर मिलो मुझे, फिर ऐसी क्लास लेती हूँ तुम्हारी ये इश्क व आशिकी का भूत नाक के रास्ते बाहर आ जाएगा, देखना, माहम ने उसको लताड़ते हुए कहा था। कभी जो तुम आशिक लोगों का दर्द समझ जाओ, जुरेज तासिफ से बोला था। तुम जैसे मौसमी आशिक जो होते हैं ना, वो वाजिब छितर हैं। माहम ने उसको फिर लताड़ा था। मेरे ख्याल में मेरा सो जाना ही बेहतर है। जुरेज मुंह बना के उठा था। बिल्कुल इसी में बेहतरी है, माहम ने भी हंसी दबाते हुए कहा था। वो मुंह बनाता उठ के बाहर निकल गया था। शौकत साहिब उस वक्त चश्मा लगाए सामने खुले अखबार का मुताला कर रहे थे और कलसूम बेगम किचन में उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। सुना है लाहौर वाले मेहमान आए हैं फिर? निचले पोर्शन का काम निपटा के ऊपर आती पीनू ने पूछा था। ये कौन सी नई बात है? वो आए ही रहते हैं, कलसूम बेगम ने भी प्लस के कहा था और बलदार पराठे की साइड बदली थी। आपकी सास कह रही हैं कलसूम को कहना नीयत से पराठे बनाए, पिछली दफ़ा भी लाहौर वाले मुंडे को पसंद नहीं आए थे। कलसूम ने बर्तनों को सिंक में रखते हुए पैगाम निस्तर किया था। उनको कभी कुछ पसंद आया है? जवाब आएगा, कलसूम ने गुस्से से कहा था। कलसूम बेगम, जितनी ज़बान चल रही है ना, इतने हाथ भी चला लें और जल्दी से नाश्ता ले जाए के नीचे आए। अम्मा बेगम को तखीर पसंद नहीं। शौकत साहिब अखबार फोल्ड करके टेबल पर रखते हुए सख्ती से बोले थे। अम्मा बेगम को तो मैं भी नहीं पसंद। शौकत मियाँ, कलसूम कलस के बोली थी। उसकी वजूहात की भी तवील फहरिस्त है, आप ख़वातीन से बहस ही बेकार है, शौकत साहिब कहते नीचे चले गए थे। वाह जी वाह, क्या टोर है उन लाहौर वालों की। आपकी देवरानी मैम के तो मौज हैं बाजी, खुद वो ठाठ से लाहौर में रहती हैं और आप यहाँ चूल्हे में झोंकी रहती हैं। फिनू ने कलसूम की हमदर्दी जताते हुए कहा था। रही सही कसर ये लाहौरी निकाल देता है, आए दिन मुंह उठा के खिदमतें करवाने आ जाता है। कलसूम कौन सा काम थी? आहिस्ता बोले मामा, अगर दादो जी को पता चल गया ना तो इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी। किचन में आती दानिया ने माँ को मशवरा दिया था। चुप करो तुम, उठो, ये पराठे और नीचे पेश करो के आओ। कलसूम ने दानियों को डिपटा था। दानिया चुपचाप सीढ़ियों की तरफ आई थी, उसका रुख अब निचले पोर्शन की तरफ था।
نیچے وسیع صحن کو عبور کرتے ایک برآمدہ تھا جہاں پہ دسترخوان پہ برتن ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ سلمیٰ بیگم پکوان لالہ کے ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ اشتہا امیز کھانوں کی مہک سے صبح صبح فضا مہک اٹھی تھی، جن میں چیروں کا سالن سر فہرست تھا۔ نہاری اور پائے کا سالن بھی مقابلے میں تیار پڑا تھا۔ گوجرانوالہ کو تو خشک خوراک افراد کا شہر کہا جاتا ہے۔ چیرے اور بٹیرے یہاں کی خاص سوغات میں سے ایک ہیں۔ ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ دوسرے شہروں سے گوجرانوالہ کا رخ کرتے ہیں۔ بہو سب کو بلا لاؤ ناشتے پہ، غفورہ بیگم نے کچن میں کام کرتی بہو سے کہا تھا۔ جی اماں، سلمیٰ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد سب اپنے اپنے مورچوں سے نکل کے ٹیبل پہ حاضر تھے۔ اور کھاؤ نا زریز، سلمیٰ بیگم نے زریز کو کہا تھا جو اپنی پلیٹ پہ جھکا۔ بلدار پراٹھے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی تائی اماں، کھا رہا ہوں میں، زریز نے اپنی عاجز سی تائی کو کہا تھا۔ ہاں بھائی کھا لو، کل کو ماں یہ نہ کہہ دے میرے بیٹے کو کیا کھلا کے بھیجا تھا۔ کلثوم بیگم نے بھی حصہ لینا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں ماما، ایسے نہیں کہتے، آپ فکر نہ کریں، زریز نے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ جانتا تھا یہ اس خاندان کا معمول تھا۔ کلثوم یہ نہاری دو بچوں کو، شوکت صاحب نے اس کلثوم کو سختی سے کہا تھا۔ کہہ تو کلثوم ٹھیک رہی ہے، تمہاری وہ انگریزی ماں کم بھی نہیں ہے، اس کا بس چلے تو تمہارے یہاں آنے پہ بھی پابندی لگا دے۔ میرا تو دل تڑپتا رہتا ہے اپنے پوتے سے ملنے کے لیے، اماں بیگم بولی تھی۔ وہ لاہور کی ایک دیسی خاتون ہے دادو، زریز ہمیشہ والی گردان سے تھک کے بولا تھا۔ اس پہ لسی کا گھونٹ بھرتے ماہم نے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا تھا۔ ہاں نا، مجھے جیسے پتہ نہیں اتنی دیسی تھی، میرے دیسی منڈے کو بھی اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لیا لاہوری ہی نے۔ اماں بیگم اس موضوع پہ معمول کی طرح بولنا شروع ہو گئی تھی۔ اماں کھانا کھانے دیں بچے کو، آپ نے کون سی بیکار باتیں شروع کر لی ہیں، فردوس نے کہا تھا۔ ارے فردوس، تم کیا جانے ایک ماں کے دل کا درد۔ اللہ جنت پہ جگہ دے ماسٹر صاحب کو کہتے تھے جانے دو جمشید کی ماں اس کو لاہور پڑھنے، دماغ لگا کے پڑھے گا، کچھ دنیا داری سیکھ لے گا، مگر اس نے تو وہاں دماغ کی بجائے دل لگا لیا، اماں بیگم نے کہا تھا۔ نانو آپ دعا کریں اب ان کی اگلی نسل دماغ ہی لگا کے رکھے، دل نہیں۔ ماہم کی زبان پہ بھی کھجلی ہوئی تھی۔ زریز کے گلے پہ پھندا لگا تھا، وہ کھانسا تھا۔ ماہم مسکراہٹ چھپانے کو پلیٹ پہ جھکی تھی۔ ہائے دھیان سے، ماں نے کہا دینا ہے، شریکوں نے کھانے میں کچھ ملایا تھا۔ کلثوم بیگم نے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سب لوگ بھی کھائیں نا کھانا، زریز نے کہا تھا، اور ایک نظر پلیٹ پہ جھکی ماہم کو گھورا تھا۔ باقی آئندہ ملاحظہ فرمائیں، شکریہ۔